आदिवासी सभ्यता में, रूढ़िवादी संस्कृति में परंपराओं और स्थितियों को संरक्षित करने के लिए एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है जिसे गोटुल कहा गया है। गोटुल क्या है, क्यों है और किस लिए बनाया गया है और किन लोगों को प्रशिक्षित करता है और किन चीज़ों का संरक्षण करता है, यही सब जानने के लिए हम आज गोटुल की तरफ रवाना हुए हैं। उससे पहले वेरियर एल्विन के द्वारा दिए गए कुछ थीसिस भी हैं जिसमें अमानवीय बातों का उल्लेख है, और देखा जाए तो डॉक्टरेट करने वाले और जो रिसर्चर्स हैं वह हमेशा से वेरियर एल्विन के द्वारा दिए गए थीसिस का अनुकरण करते हुए गोटुल को संदर्भित करते हैं। यही सब फैक्ट्स को हम चेक करने के लिए आज गोटुल की तरफ रवाना हुए हैं। मैं डेनिरो सलाम, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रमुख संवाद। जैसे कि हम लोग अभी आए हुए हैं गोटुल में, ये है ऊपर वेदी में है, ये है गोटुल, और यहाँ पे सभी लयोर भी शामिल हैं। आप सभी को सेवा जोहार। और हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं कि गोटुल के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकें और आज के जो शहरी लोग हैं और युवा पीढ़ी है उन तक यह बात पहुंचा सकें कि गोटुल व्यवस्था किस तरह से संचालित होती है और इस यहाँ के नियम, जो तटस्थ नियम जो बनाए गए हैं वो किस तरह के आधारशिला पर तैयार किए गए हैं और पूर्वजों का क्या उद्देश्य रहा है और इन व्यवस्थाओं को संचालित करने का इसमें योगदान क्या क्या रहा है। आपके परिचय से हम सवाल शुरू करेंगे। आप अपना परिचय दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सभी दर्शक दीर्घाओं को सादर सेवा जोहार करना चाहता हूं, और मैं माणभूम कोयतुर गोटुल पूर्व वेदी का शिलेदार हूं और मेरा नाम महेंद्र कुमार मंडावी है। दादा, मेरा ये एक पहला प्रश्न है कि संस्थापक को लेकर एक पहला प्रश्न है। जी जी। हर बार हम ये देखते हैं कि गोटुल के व्यवस्थापक में लिंगो और भीमा का नाम आता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि लिंगो और भीमा का नाम ही क्यों है, एक का नाम क्यों नहीं? जी, तो दादा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि अगर आज तक के हम लोगों ने देखा है, हमारे जो पूर्वजों से सीखा है, जब से हम लोगों ने गोटुल संचालित किया है तब से हम लोगों ने बस यही जाना है, जैसे आपने सवाल किया कि गोटुल संस्थापक में भीमा और जो लिंगो है तो दोनों का नाम क्यों है, मतलब लिंगो एक ही का नाम क्यों नहीं है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर शायद ये आपका जो सवाल है जायज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपने मतलब किस तरह से किया। एक्चुअल में हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भीमा जो है, भीमाल पेन जो है उसका कार्य अलग है और जो हमारे लिंगों का जो कार्य है वो अलग है। और इसमें मैं जो मेन प्राथमिकता देना चाहूँगा गोटुल में जिसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है वो है लिंगो, जो जिनको कहा जाता है कि जो 18 बाजा वाद्य यंत्र जो दिया है लिंगो ने दिया है, और गोटुल के जो संस्थापक हैं लिंगो हैं। तो आपका सवाल जायज़ है दादा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है इसमें भीमा का गोटुल में कोई योगदान नहीं है, इसमें लिंगो जो पेन है उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कार्य की दृष्टि से देखें तो भीमाल पेन का अलग कार्य है और जो लिंगो पेन है उनका अलग कार्य है। दादा, एक और सवाल है मेरा, जैसे कि प्रशासनिक स्तर पर न्यायपालिका, कार्यपालिका संचालित की जाती है जी, और इसमें भी बहुत सारे जैसे कोलिजम सिस्टम और आपका जो कोर्ट कचहरी, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जी। तो क्या गोटुल में भी इस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं? हाँ दादा, जैसे आपने सवाल किया कार्यपालिका और न्यायपालिका, जी बिल्कुल दादा, ये जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हम अगर हजारों वर्ष की पुराना अगर इतिहास उठा के देखें तो उस टाइम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो कि कोर्ट कचहरी की बात हो, है ना। हजारों जो पूर्वज हमारे जो पुरखा जो लोग थे, जिस टाइम ना कोई स्कूल बना था, ना कोई कोर्ट बना था, ना कोई कचहरी बना था, उस टाइम से जो हमारा गोटुल व्यवस्था है, तो इसमें जो भी हमारे गांव में जो लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, चाहे किसी के साथ कुछ भी किसी भी प्रकार का जो न्याय अन्याय हुआ करता था, उसका जो है समाधान गोटुल में होता था। तो मतलब ये जो बात है, ना कहीं कोर्ट में जाना पड़ता था, ना कुछ किसी भी प्रकार से, ये जो अलग
हमारी गांव की गोटुल व्यवस्था है, जिसमें जो भी जैसे एक अलग जो एक अन्याय किया है या अलग किया है, दोनों को जो है गांव में एक गोटुल व्यवस्था में एक पोलो वर्कर्स होता है या फिर गांव के पटेल और गायता होते हैं। उनके माध्यम से किसका गलती क्या है, किस टाइप का था, वो मामला को सुन के उस मामला को वहीं सुलझा देते हैं। जी। अच्छा दादा, ये हम इस गांव का इतिहास भी जानना चाहते थे जी। कि इस गांव का नाम ऊपर बेदी कैसे पड़ा, क्योंकि हर एक गांव का नाम किसी इतिहास से जुड़ा होता है, तो ऊपर बेदी कैसे पड़ा, क्या आप बता सकते हैं? जी दादा, एक्चुअल अगर देखा जाए तो हमारे पुरखों का कहना है, अगर अब अभी मैं कहूँ कि मेरी जानकारी के मुताबिक कहूँ तो गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो गांव है व्यवस्था, गांव का जो मतलब गांव जब बसता है तो उन्हीं हमारे जो गांव के सियान लोगों का कहना है कि जिस टाइम यहाँ गांव बसा उस टाइम जो है वेद बड़गी, मतलब वेद लकड़ी बोलते हैं जिसको, जिसको गोंडी में बोलते हैं वेद वर्किंग। तो जिस टाइम यहाँ गांव बसा उस टाइम बहुत ज़्यादा उनका जो है पेड़ हुआ करता था इस गांव में। तो उस मतलब पहले जो बेदी, तो उस नाम से जो है वेद की जगह बेदी में कन्वर्ट कर दिया और बेदी पड़ा उसका नाम। और एक गांव होता है इसके जैसे, एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी के ऊपर में पड़ता है, तो उसमें ऊपर वेदी मतलब ऊपर जुड़ गया, क्योंकि अगर उधर से चढ़ें तो ऊपर पड़ता है, तो दोनों करके ऊपर बेदी इसका नाम पड़ा। और इसके जैसे नीचे की बात करें तो इसी के जस्ट अपोजिट एक गांव है जिसको खाले बेदी बोला जाता है, वो पहाड़ी के नीचे हुआ तो उसका नाम पड़ा खाले बेदी। और मतलब सरल शब्दों में कहें तो उसका नाम मतलब पहाड़ी के नीचे है तो खाले बेदी पड़ा, और ये ऊपर बेदी मतलब ऊपर में है, पहाड़ी के ऊपर में है तो ऊपर बेदी पड़ा। अगर आप जैसे देखें तो यहाँ से अगर जाएँ ना पहाड़ी में तो ऊपर से स्पष्ट दिख जाता है खाले बेदी कौन सा गाँव है। तो इसको दो शब्दों में हम समझ सकते हैं, एक तो हमारे पुरखों ने दिया जो वेद बड़गी उसके नाम से बेदी पड़ा, और जो ऊपर पड़ा वो पहाड़ी के ऊपर रहने की वजह से दोनों मिला के ऊपर बेदी पड़ा। जी। दादा, एक और सवाल है, जैसे कि गोटुल में जो युवा युवतियां जो लयोर आते हैं वो किस उम्र में आते हैं, जो भी शिक्षा है, जो व्यवस्थाओं से जुड़ने के लिए किस उम्र में दाखिल होते हैं? जी दादा, इसमें मैं अगर अभी आधुनिक की बात करूं तो अलग है, और पहले की बात करूं तो अलग है। अच्छा। क्योंकि जनरेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। तो अगर पहले पुराना इतिहास उठा के देखें तो नियम तो ऐसा था कि मतलब जिस टाइम कानून नहीं बना था कि कोई 18 साल या फिर ऐसा है वैसा है, जिस टाइम कानून नहीं बना था उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि आप नहीं जा सकते, छोटे थे उस टाइम भी आया करते थे मतलब। लेकिन उसमें एक नियम जरूर था कि जब तक उसका 18 साल से प्लस नहीं होगा तब तक वो गोटुल मतलब गोटुल जो नींगने का जो नियम होता है वो गोटुल प्रवेश नहीं कर सकता। भले आके वो यहाँ के जो रीति नीति कला परंपरा को देख सकता है, क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ इतना बेहतर ढंग से हमारे जो लयोर लोग आके यहाँ अपना नृत्य कर रहे हैं, है नहीं। तो कहीं ना कहीं छोटे मतलब इतना तो नहीं कहना चाहिए कि मतलब एकदम छोटे लोग नहीं आते, नियम वही कहता है कि सभी लोग आते हैं, मतलब 18 से प्लस से ही आने का नियम है। लेकिन जब जिस टाइम स्कूल या फिर किसी प्रकार से जो नियम नहीं बना था उस टाइम छोटे समय से भी आते थे, लेकिन जो नियम के अनुसार 18 साल से प्लस के बाद ही यहाँ जो गोटुल नींगने का जो नियम होता है उसमें शामिल हो सकते थे, चाहे लया हो चाहे लयोर हो। और अभी भी हमारे ऐसे दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में देखा जाए, हमारे गांव में ही भी देखा जाए तो जब तक 18 प्लस के नहीं हो जाते तब तक ना ब्याह करते हैं ना गोटुल नींगते हैं। भले गोटुल को संचालित करने के लिए फिलहाल मतलब चलाते रहते हैं। जी जी। अच्छा, गोटुल से जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि एक कोलांग नृत्य होता है जो बहुत सख्त नियमों से बंधा हुआ है। जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो नियम क्या क्या हैं और ये किस महीने शुरू किया जाता है जो ये कोलांग नृत्य है? जी। तो दादा, ये जो है कोलांग एक हमारा सबसे मुख्य नृत्य कहना चाहिए, क्योंकि हमारे में तो बहुत सारे नृत्य हैं, 18 वाद्यंत्र जो लिंगों ने दिया है उसी में से एक नृत्य है जो कि कोलांग नृत्य है। और ये मुख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है पेन सिस्टम से बंधा हुआ है,
इसमें जो भी नियम होता है, दस्तूर होता है, पेन के मतलब देवी देवताओं के नियम से होता है। जब तक हम लोग अपने पेन पुरखा को तर्पेंगे नहीं, जब तक उनके मतलब उसको याद नहीं करेंगे, तब तक इसको जो है हम लोग संचालित नहीं कर सकते। और इसमें यही मुख्य कहना चाहूँगा कि ये जो है किसी मतलब कोई भी इसको मतलब अपने आप में वो कहना चाहिए कैप्चर नहीं कर सकता। जैसे हमारे में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का हमारे डीएनए में रहता है। जैसे मेरे दादी हैं या फिर किसी के भी दादी हैं, अगर वो उनके दादी थे अपने टाइम में एक्सपर्ट या फिर वो जानते थे, जैसे मेरे दादी के दादी के दादी के मतलब बहुत पुरखों से चलते आ रहा है। जैसे उसके दादी से अपने नाती में आया, नाती से अपने नाती में आया, नाती से अपने नाती में आया, तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके नाती में ये डीएनए हस्तांतरित होता है। और उसी को वो जितने भी इसमें जो पेन सिस्टम से जो भी गाना होता है मतलब उसी को आता है, कोई भी नहीं गा सकता। और जैसे अभी अपने ही गांव की भी बात करूं तो यहाँ भी ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी दादा से हस्तांतरित होकर अपने नाती से नाती तक हस्तांतरित होते आ रहे हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया, मैं ज़्यादा लंबा चला गया, तो इसमें जैसे आपने सवाल किया कि नियमों के बारे में। हाँ, नियमों के बारे में, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा। तो इसमें कड़क नियम रहता है ज़्यादा, और इसमें मुख्य भूमिका रहता है, इसमें जो रहते हैं मुड़िया के नाम से जाना जाता है। मुड़िया जो बोलेगा उसी के आधार पे चलना रहता है जब तक। और एक नियम रहता है, जब तक मुड़िया खाना नहीं खाएगा तब तक कोई खाना भी नहीं खा सकता। ऐसे मतलब बहुत सारे नियम रहता है। और जैसे जब भी हम लोग जैसे इस गांव से उस गांव जाना होता है, मतलब सीमा क्रॉस करना होता है, तब भी जब तक हम लोग वहाँ क्या बोलते हैं, हाँ मतलब क्या कहते हैं, टपरावना अपने शब्दों में होता है, टपरावना करके मतलब यहाँ से सेवा जो चावल वगैरह करके उसमें वो करके सेवा वो करके, हाँ उसको जब मुड़िया क्रॉस करेगा मतलब वो करके जाता है, तभी उसके पीछे हम लोग जाते हैं। चाहे किसी भी गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, जब तक उस सीमा में उसको सेवा नहीं देंगे, क्योंकि हर सीमा में हमारे पेन निवास करते हैं। हम लोग जब भी इस गांव से निकलते हैं, और उससे यही हमारा जो विनती रहता है कि हम लोग जाके सही सलामत से जाएं और सही सलामत से आएँ। और उसी प्रकार से उसमें बहुत सारे नियम रहते हैं दादा, अगर कहा जाए तो बहुत लंबा जाएगा। जैसे अगर गाना की बात करें तो जब तक मुड़िया गाना नहीं उठाएगा तब तक कोई दूसरा व्यक्ति गा भी नहीं सकता। और ऐसा है कि हर किसी को तो नहीं आता, इस चीज़ में बता चुका हूँ। गाना में वैसे है, जब तक मुड़िया नहीं करेगा तब तक, और खाना भी जब तक मुड़िया नहीं खाएगा तब तक नहीं खा सकते। अच्छा, हाँ। अच्छा दादा, जैसे कि कुलान नृत्य के बारे में आपने, नियमों के बारे में, जो तटस्थ जो नियम बंधे हुए हैं उनके बारे में आपने बताया, क्या कुलान नृत्य के अलावा और भी ऐसे अन्य नृत्य हैं जिसमें ऐसे सख्त नियम बनाए गए हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं दादा जिसमें नियम हर किसी में है, लेकिन जितना सख्त नियम कोलांग नृत्य में है उससे ज़्यादा मतलब सख्त नियम किसी और नृत्य में नहीं है। अगर देखा जाए तो हर नृत्य में नियम हैं, और कुछ कुछ नियम में वैसे जो मैंने बताया कि जब भी हम एक संत से दूसरे संत मतलब सीमा क्रॉस करते हैं तो वो नियम हर नृत्य में रहता है। और जैसे अगर हम लोग किसी दुल्हन को भी अपने गांव में प्रवेश करेंगे तो हमारे देवी देवताओं को सेवा अर्जी करने के बाद ही अपने गांव में प्रवेश करते हैं। मतलब अपने शब्दों में कहते हैं कि जैसे गोंडी में अगर कहूँ तो उनको गुहार करते हैं कि अपने यथा स्थान में हम यहाँ से ये लाया, जैसे कोई सलाम बेटी ला रहे हैं, कोई नेताम बेटी ला रहे हैं, तो ये यहाँ से ला रहे हैं, उनको यहाँ अपने जगह पे स्थान दीजिए। ऐसा करके उनको जो भी अपने तरफ से जैसे वो करते हैं उसके बाद उसको प्रवेश कराते हैं। ठीक है। अच्छा, गोटुल से आप क्या समझते हैं? इनकी जो व्यवस्थाएं हैं जो पूर्वजों के द्वारा बनाई गई हैं, संचालित भी पूर्वजों के द्वारा ही संचालित की गई हैं, और अभी जो आधुनिकीकरण में जो बदलाव देखा जा रहा है कि गोटुल की व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नजर आ रहा है? हाँ, अगर इसमें देखा जाए दादा तो पहले की तुलना में अभी कहीं ना कहीं बहुत अभी आधुनिकीकरण जनरेशन के हिसाब से बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे अभी अगर कहूँ तो जैसे अगर
अपने जो मतलब जो 18 बाजा वाद्य यंत्र में जितने भी नृत्य हैं, जिस तरह से हमारे जो पूर्वज करते आ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोलांग की बात करें तो कोलांग में आपने सुना होगा कि लड़कियां मतलब लड़की लड़के जो है जाके नाचते हैं। जी। ये कहीं ना कहीं गलत है और अभी आधुनिकीकरण में किसी के वो में हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोलांग नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें सिर्फ पुरुष लोग ही जा सकते हैं, इसमें महिला का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता। और इसमें सिर्फ गलती ये हुआ कि मतलब एक जो है पेन नियम से चलने का नृत्य है, जिसमें जो है जैसे एक होता है पेन पाटांग। पेन पाटांग मतलब देव को उतारते समय एक गाना होता है जिसमें मुड़िया सामने रहता है और लाइन की कतार में पीछे रह के अगर मुड़िया जो गाना गाएगा उसको रोचिंग बोलते हैं, उसको रोचिंग होने का रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे जो दर्शक हैं, गांव के जो महिलाएं हैं, दीदी हैं, जितने भी हैं, उन लोग आके उसको देखते देखते बोरिंग होते थे, है नहीं, बोरिंग होते थे। कोई झूम हो मतलब वो अपने आप में बोर होके चले जाते थे। तो उनको हंसाने गुदगुदाने के लिए ना इस तरह से जो है उसमें कुछ नया ऐड किया गया है। तो इसमें बाहर में एक गलत क्षति गया है कि गलत संदेश गया है कि इसमें भी लड़की और लड़कियां जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कोलांग में महिला का कोई वो नहीं है, सिर्फ पुरुष ही जाते हैं। बस अगर बदलाव भी हुआ है तो किस वजह से हुआ है, अभी जैसे मैं बताया कि मतलब उनको प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए, हंसाने के, गुदगुदाने के लिए इस तरह से कन्वर्ट किया गया है। और अगर पुराने के दृष्टि से देखा जाए तो हंसाने के लिए जो एक नियम था जिसमें बोलते हैं टपरा, मतलब जो कि यहाँ वो पहनते हैं, हाँ बुरखा क्या, मुखड़ा। और अगर पहले की बात करें तो मुखड़ा भी पहले नहीं था। तो उस टाइम में क्या है, और यहाँ पे कुछ नहीं था, तो उस टाइम में पहले यहाँ बोरा पहनते थे बोरा, क्योंकि उस टाइम तो कुछ था ही नहीं जी। हाँ। और अगर उससे भी पहले की बात करें तो और भी कुछ कुछ था, लेकिन हाँ जैसे जैसे जनरेशन आता गया तो उसमें कुछ कुछ नया चीज़ ऐड किया गया है। अच्छा दादा, हम लोग एक तरह से तो टेक्नोलॉजी से भी घिरते जा रहे हैं। आज हम सभी के पास एक स्मार्टफोन मौजूद है, तो क्या गोटुल इससे कुछ प्रभावित हुआ है? अच्छा, फ़ोन से जी। अच्छा दादा, इसमें अगर बात किया जाए, जब से सेल फोन अपने ज़िंदगी में आया है तब से कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब हमारे जो गोटुल व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है। दुष्प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जो है मतलब जब से मोबाइल आया है तब से गोटुल में जो जितने भी रीति नीति परंपरा हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब बिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि अभी जनरेशन ऐसा आ गया है कि मतलब बहुत सारा चेंजेस हुआ है। वो चीज़ हम लोग कहाँ जाने, मोबाइल में जाने। तो कहीं ना कहीं अपनी जो परंपरा है उसको छोड़ के हम लोग मोबाइल से मतलब प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है, हमारे पुरखों ने जो दिया व्यवस्था, वो हमको अभी पसंद नहीं आ रहा है। जो मोबाइल में जो हम लोग देख रहे हैं वो पसंद आ रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे गोटुल व्यवस्था में बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसमें मैं मोबाइल को तो कसूर देना नहीं चाहूँगा क्योंकि इस्तेमाल करने वालों के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मैं युवा पीढ़ी, युवा साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप लोग मोबाइल भी या चाहे सेलफोन भी यूज़ करते हैं तो इस तरह से अपनी जो हमारे पुरखों ने जो बचा के रखा है हमारे लिए, जितनी भी व्यवस्थाएं, जितनी भी हमारी जो कला संस्कृति, हमारी परंपरा हैं, उनको ना भूलें। बस यही संदेश देना चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ियों को। जी। अच्छा दादा, एक और सवाल है मेरा कि अभी जो प्रशासन द्वारा कुछ फंड दिए गए हैं गोटुल बनाने के लिए, तो क्या आप इन चीज़ों से सहमत हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि धरातली में देखते हैं या पूर्वजों के दौर से देखा आ रहा है कि गोटुल एक मिट्टी से बना हुआ एक स्ट्रक्चर था जी। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज जो हम पोर्च या शेड पे बैठ रहे हैं शेड लगा के, तो क्या यह सही है? दादा, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी जिस तरह से गोटुल चाहे शासन प्रशासन दे, चाहे किसी भी फंड से हमको दे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि अगर
हम लोग जिस तरह से हम लोगों को आने वाली जो शासन प्रशासन है हमको जिस तरह से थोपेगी, अगर हम लोग उसको स्वीकार करते गए तो हम आने वाली पीढ़ी को किस तरह से बताएंगे कि गोटुल ऐसा था। हम लोगों का जो है जो भी मानचित्र रहेगा या फिर जो भी संरचना रहेगा पूरी तरह से ख़त्म होगा। अगर शासन प्रशासन अगर देता ही है तो हमसे मतलब उनसे यही दरख्वास्त है कि जिस तरह से उसका जो मानचित्र था उस तरह से बने, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो चाहेगा उस तरह से हम लोग सहमत नहीं है कि जिस तरह से वो मानचित्र बना के दे कि गोटुल ऐसा हो, तो उसके लिए हम सहमत नहीं है। क्योंकि हम लोग को आने वाली पीढ़ी को बताना है कि गोटुल जो हमारे पुरखों ने बना के दिया था वो इस टाइप से था जी। अगर वो शासन प्रशासन थोपेगा कि गोटुल इस तरह से बनाओ, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, किस तरह से बताएंगे गोटुल व्यवस्था ऐसा था। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर शासन प्रशासन देता ही है तो हमारा जो मानचित्र है, जो हमारी संरचना है, उस तरह से दे। अच्छा, मेरा अगला सवाल और है दादा कि गोटुल की विचारधारा में कुछ परिवर्तन आया है क्या अभी वर्तमान में? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है शिक्षित होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं गोटुल की जो स्थितियां हैं वो बरकरार नहीं है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? या बरकरार रखने के लिए कुछ कुछ कार्य प्रणाली या प्रशिक्षण जैसी स्थितियां मौजूद हैं या मौजूद करना चाहते हैं या संचालित करना चाहते हैं? बिल्कुल दादा, क्योंकि अभी जो शिक्षा प्रणाली है हमारे मतलब जिस भी गांव में अगर हम देखें तो हर गांव में एक शिक्षा प्रणाली हुआ है, जिसमें जो है अलग अलग, जैसे बचपन से देखा जाए तो एक आंगनबाड़ी शिक्षा प्रणाली की दृष्टि में हर गांव में आंगनबाड़ी का केंद्र खुला हुआ है, और उसी तरह से एक प्राथमिक शाला केंद्र खुला हुआ है। तो उससे कहीं ना कहीं जो है हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली मतलब जो जिस तरह से अगर हमारे जो माता पिता, हमारे जो मतलब मम्मी पापा जो हमको जो भाषा सिखाते हैं जी, भाषा सिखाते हैं और हम अपनी भाषा को सीखे रहते हैं, और जैसे ही शिक्षा प्रणाली अभी शासन प्रशासन की शिक्षा प्रणाली में घुसे तो वहाँ लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है, हमारे पढ़ने का जो भाषा ही बदल जाता है। तो उससे जो है हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं घोटुल की जो शिक्षा प्रणाली है उसको बरकरार रखने के लिए हमको कहीं ना कहीं सेमिनार या फिर कार्यशाला रखनी चाहिए। और अभी मैं हाल ही में बात करूं तो अभी बहुत सारे जो है हमारे कोया पुण्यम KBKS जैसे एक संस्था है, संगठन है, जिनके माध्यम से जो है युवाओं को एकत्रित करके हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर के मतलब बारे में वहाँ एक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसी प्रकार से और भी ऐसी अनेक संस्थाएं होनी चाहिए ताकि हमारी जो व्यवस्था है उनको हम लोग जान सके और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले सकें। जी। अच्छा दादा, एक विवादित सवाल भी हमेशा सामने आता रहा है कि वेरियर एल्विन के थीसिस को उठाकर देखा जाता है जी। तो गोटुल में एक शारीरिक संबंध से जोड़कर इस बयान को प्रस्तुत किया जाता है। इवन जो PhD कर रहे हैं, जो डॉक्टरेट की उपाधि लेने के लिए आए हुए हैं बाहरी लोग, वो हमेशा वेरियर एल्विन के बारे में ही इस बारे में उनके थीसिस का अध्ययन करते हैं और गोटुल को शारीरिक संबंध से जोड़कर या प्रेम प्रसंग से जोड़कर सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या यह बात सत्य है या झूठ है? क्या आप बताना चाहेंगे इस बात? देखिए दादा, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वैज्ञानिक हैं, क्या नाम बताया दादा? वेरियर एल्विन। मैं उनको और हमारे जितने भी युवा पीढ़ियाँ हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि जिसने गोटुल आया नहीं उसको क्या ही पता गोटुल के बारे में। अगर मैं इसमें उदाहरण दूं, अगर किसी को तालाब में जाना है गहराई नापने के लिए, जब तक वो तालाब की गहराई मतलब तालाब में कूदेगा ही नहीं तो तब तक वहाँ मतलब तालाब की गहराई पता नहीं लगा सकता। तो उसी तरह से जो वैज्ञानिक जो भी हैं बेरियम, उन्होंने जो लिखा है कि गोटुल एक संस्था है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी करके लिखा है, तो मैं इसका कहीं ना कहीं मैं निंदा करता हूँ
और इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर हजारों वर्ष की गोटुल का इतिहास उठा के देखा जाए तो आज तक ऐसी कोई केस नहीं है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई ऐसा केस हो जिसमें घोटुल के द्वारा बहुत बड़ा ऐसा अन्याय या फिर किसी के साथ सामूहिक बलात्कार या फिर इस प्रकार से अगर कुछ हुआ है तो मेरे को मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी जिन्होंने भी ऐसा लिखा है ये गलत है। और इसका मैं साबित करके दिखा सकता हूँ कि आज तक अगर हजारों साल पुराना भी अगर इतिहास उठा के देखें तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आधुनिकी की बात करें तो अभी वर्तमान समय में कई सारे बलात्कार होते हैं, वो भी अदर जगह, लेकिन आज तक जो है घोटुल में ऐसा कोई केस नहीं आया है। तो इसका मैं कहीं ना कहीं सख्त निंदा करता हूँ और जिसने भी लिखा है वो गलत लिखा है। जी अच्छा दादा, मेरा अंतिम सवाल है कि गोटुल और घोटुल, जैसे कि हम लोग प्रशासनिक रिकॉर्ड में देखते हैं कि गोटुल का नाम घोटुल कर दिया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? दादा बिल्कुल इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कई वर्षों से हमारे पुरखों ने बताया है कि हमारे गांव में गोटुल व्यवस्था है। और शासन प्रशासन, अब मैं नहीं कह सकता कि शासन प्रशासन हमको थोप रहा है या फिर ऐसा कुछ। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जिसने भी छापा होगा या फिर जिसने भी लिखा होगा, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर कोई शहर का व्यक्ति अगर गांव में प्रवेश करे तो अगर किसी के साथ वार्तालाप करेगा तो उसको कुछ चीज़ें जो है जैसे शहर वाले बोलते हैं खाना, अब उसी चीज़ को अगर कोई गांव में जाके बोले खाना, तो वो सामने वाला क्या है काना बोल देता है, खाना को काना बोल देता है। तो मुझे लगता है कि बदलाव के कारण शासन प्रशासन का या तो फिर बहुत बड़ा थोपने का वो चल रहा है, या तो फिर किसी प्रकार से यही हमारे जो दुरुस्त वनांचल क्षेत्र में किसी ने घुस के घोटुल, जिस तरह से वेरियर एल्यूमिनियम ने, हाँ वेरियर एल्यूमिनियम ने जिसने वो कमेंट्स किया उसी प्रकार से किसी ने किया होगा, या फिर हाँ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर वास्तविक सही देखा जाए तो गोटुल ही है, घोटुल नहीं है। और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो हमारी तरफ भी शासन प्रशासन के द्वारा घोटुल की जो भवन निर्माण किया गया है उसमें भी घोटुल ही लिखा गया है। इसका हम लोग भी सख्त निंदा करते हैं और किए भी थे, और इसका मतलब वो कहना चाहिए शासन प्रशासन को अवगत भी कराए थे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा दादा, एक और एक अंतिम सवाल है। इस अंतिम सवाल के बाद इस साक्षात्कार को यहीं पे समाप्त करेंगे जी। कि गोटुल में हम देखते हैं कि मुख्य पद जो है वो क्या क्या है, मुख्य पद और अन्य पद के बारे में थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बता दीजिए, ताकि हमें यह बताने में सहमति मिले कि एक्चुअल में जो गोटुल है, गोटुल में किस तरह के पद होते हैं और इस पद के क्या क्या पदभार होते हैं। जी, तो दादा इसमें मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि गोटुल जो है इसमें कई सारे कई प्रकार के पद होते हैं जिनमें सभी का अलग अलग कार्य होता है। जैसे अगर घोटुल में सबसे मुख्य पद किसका होता है से बात करें तो इसमें जो सबसे मुख्य होता है, जिसका मुख्य भूमिका रहता है, वो मोकोशा होता है। और उनके नीचे अगर बात करें तो माझी होता है, और उसके नीचे बात करें तो मुकवान, और उसके नीचे बात करें तो देवान, उसके नीचे बात करें तो सिरदार, उसके नीचे बात करें तो शिलेदार, और उसके नीचे बात करें तो जोड़िया और कोटवार, जो कि इनका गोटुल को संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर हम विस्तार से समझें तो जिस तरह से एक पार्लियामेंट या फिर देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की ज़रूरत होता है, उसी प्रकार से घोटुल को संचालित करने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है वो होता है मोकोशा। और वो घोटुल के जो है सबसे मुख्य व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से घोटुल संचालित होता है। अगर वो बोल दिए कि ये करना है, वो बात कोई टाल नहीं सकता, तो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और जिस तरह से जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है और उनके द्वारा किसी राज्य को चलाने के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आदेश करता है, उसी प्रकार से
मोकोशा का रहता है सबसे मेन महत्वपूर्ण योगदान, वो उनके जो नीचे हैं माझी, उनको आदेश करते हैं। जैसे अगर हम लोग आधुनिकीकरण में अगर राजनीतिक इसको मतलब इसके उदाहरण से समझें तो जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आदेश देता है, मुख्यमंत्री ऐसे गांव में जो भी कलेक्टर मतलब जो देश से राज्य में आता है, राज्य से जिला में आता है, जिला से ब्लॉक में आता है, ब्लॉक से पंचायत में आता है, उसी प्रकार से ऐसी एक घोटुल व्यवस्था है। मोकोसा से माझी के यहाँ आता है, माझी मुकवन को आदेश देता है और मुकवन देवान को। तो ज़्यादातर देवान, मुकवन और सिरदार तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इन लोग जो है मतलब वो तो एक अपने हेड ऑफिस में मतलब कहना चाहिए वो अंदर रहते हैं जो मोकोशा हैं, और जो भी कार्यभार घोटुल में संचालित करना रहता है देवान, मुकवान और शिलेदार, इन लोग देंगे आदेश कोटवार और जोड़िया को। मतलब जैसे अगर कोई एक टीम होता है, लीडर होता है, तो उसमें डायरेक्टली जैसे अगर अपने पंचायत में उदाहरण दे तो सरपंच डायरेक्टली जनता से जाके नहीं मिलता, वो किसको आदेश देता है, ग्राम पंचायत के ग्राम के वार्ड पंच को। उसी प्रकार से जो मुकवन और देवन होते हैं वो आदेश देते हैं जोड़िया और कोटवार को कि आपके टीम में या फिर आपके वो में यहाँ टीम नहीं कहना चाहिए कि आपके जैसे कोटवार का मुख्य कारण हो मतलब जो रेख देख होता है लड़कियों को संभालना कि लड़की लोग कहाँ गए, उनकी उपस्थिति कितना है, उन लोग क्या कर रहे हैं, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसने बताया कि नहीं, उसका जो निवायकरी बोलते हैं मतलब अपनी भाषा में, उसका जो पूछताछ करने वाला होते हैं देवान और मुकवन, वो किसको पूछते हैं, कोटवार और जोड़िया को। उन लोग रिपोर्टिंग करते हैं देवान और मुकवन को। अगर उनके अनुपस्थिति में जैसे पंचायत में उदाहरण दें तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच चला सकता है। उसी तरह से अगर देवन और मुकवन नहीं है तो उसके जगह पे सिरदार और शिलेदार वो घोटुल को संचालित कर सकते हैं। तो ऐसा एक मतलब नियम है घोटुल में जो कि मतलब सख्त इन्हीं नियमों से बंधा रहता है, जिससे घोटुल एक अनुशासित ढंग से संचालित होता है। और उसी प्रकार से हम लया की बात करें तो लया में जो सबसे मतलब मुख्य जिसका मुख्य भूमिका रहता है उससे देखें तो बेलोसा रहता है, और उसके नीचे दुलोसा रहता है, उसके नीचे सल्को, ऐसे मतलब अन्य प्रकार के। उसमें ज़्यादातर मतलब बड़े उच्च पद नहीं रहते, बस सबसे ज़्यादा बेलोसा और दुलोसा का ज़्यादा मुख्य वो रहता है, और उनके नीचे कंपलसरी ऐसे उनके एक्टिविटी के माध्यम से उनके अंदर जो किस प्रकार से कला प्रतिभा है उनके अंदर से उनका नाम वाचन कर दिया जाता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद दादा। घोटुल की व्यवस्था और स्थितियों के बारे में हम हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए और आप सभी को सेवा जवाहर अपना कीमती वक्त देने के लिए। सेवा जवाहर। हो गया? जिन सवालों के जवाब हमें चाहिए थे वो जवाब तो मिल गए, पर ऐसा लगता है कि सवालों के आधार पर जो जवाब बनाए गए वो जवाब अभी भी अधूरे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में जब हम फिर से वही सवाल दोहराएं तो जवाब पूरी तरह से मिल पाए। और देखते रहिए आप सभी प्रमुख संवाद। हम लेते हैं इजाज़त। मैं डेनियल सलाम, कैमरामैन तरुण कुंजाम। धन्यवाद।